तो हम लोग जो हैं वो मसल रोल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। उसमें हम लोग एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और फिक्सेटर तक पहुंच गए थे। एगोनिस्ट में कोई प्रॉब्लम है? एगोनिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम मूवर, है ना, प्राइम मूवर, राइट। एंटागोनिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज antagonist is also called as antagonist is also called as antagonist. Okay, fixator, है ना। तो फिक्सेटर की कौन सी मसल्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिक्सेटर्स की? राइट, प्राइम मूवमेंट को फिक्स करके रखना। हाँ, टेंशन उसमें भी आएगी, राइट। टेंशन नहीं होगी, मसल जो है वो विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन कैन नॉट वर्क एट ऑल, है नहीं। उसका काम करने का तरीका ही ये है, राइट। जिस तरीके से नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, एक्शन पोटेंशियल अगर नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगी, इसी तरीके से हमारी और आपकी मसल्स जो हैं वो काम नहीं करेंगी जब तक उनके अंदर टेंशन का प्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है हमारी आपकी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिक्सेटर्स तक हम लोग आ गए थे। ये पीछे वाली जो लिस्ट है ना, इसको कभी आप लोग जब कॉम्पिटिशन्स में जाइएगा, किसी भी कॉम्पिटिशन में जाइएगा, है ना, इससे बहस नहीं है, तो एक बार इसको ज़रूर मीन्स हाँ रट लिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एक बार, है ना, जैसा आपको अच्छा लगे, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें अक्सर जो है वो सवाल कहीं ना कहीं फंस जाता है, चूंकि मसल्स पेयर में काम करती हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे इसका एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ही पूछें, हो सकता है वो उसका सिर्फ पेयर के नाम से पूछ लें, है नहीं, कि बाइसेप्स का पेयर क्या है। हाँ, तो ट्राइसेप्स, वो नहीं पूछ रहे आपसे एंटागोनिस्ट क्या है, ठीक है नहीं। अच्छा, बाइसेप्स अगर मूव करेगी, अगर वो केस स्टडीज बताएं, कंडीशनल, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और वो बाइसेप्स को अपने मूव करना चाहता है, तो कौन सा ऑर्गन जो है वो उसको स्टेबलाइज करके रखेगा, राइट। तो फिर आप उसको बोलेंगे आप स्कैपुला, और फिर उसके अंदर जितनी भी मसल्सेस हैं, है ना, वो सारी की सारी मसल्सेस को, ये सारी मसल्सेस हैं उसकी, टेरस मेजर, टेरस माइनर और सुप्रास्पाइनेटस, उस तरीके की वो सारी मसल्सेस में से इतनी 4-5 हैं। 4-5 में से आप एक आध दो तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है नहीं, राइट। नाउ न्यूट्रलाइजर, राइट, न्यूट्रलाइज करने वाली है। न्यूट्रलाइज करने वाली क्या चीज़ है, उसको एक बार आप समझ लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगी ये बात। असल में हमारी जो मसल है वो हमारी जो मसल्सेस हैं वो बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं? मीन्स बॉडी को वो जब भी ले जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, तो हाँ, तो वो जॉइंट्स के अराउंड जो है वो एंगल्स क्रिएट करेगी। वो ऐसा नहीं है कि वो सीधा सीधा ऐसे करके ले जाएगी, चाहे वो कम डिग्री का करे चाहे ज़्यादा डिग्री का करे, लेकिन वो करेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ही बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, राइट। जहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उससे पहले हम लोगों को एक बात और याद रखने की है कि हमारी जो मसल्सेस हैं उनका प्राइम काम क्या है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और 5-7 मिनट लगातार डिस्कस किया था, और कम से कम 15 बार तो मैंने उसका नाम लिया था। हाँ, दैट्स इट, पुल, टू पुल द थिंग्स। मसल्स का काम है टू पुल द थिंग्स, लेकिन चूंकि सिंस वी हैव टू डू myriads ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डेली लिविंग, यानी बहुत तरह तरह की हमको फिजिकल एक्टिविटीज करनी होती हैं, राइट, डिफरेंट एंगल्स में हमको करनी होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी मसल्सेस सिर्फ पुल नहीं करती, बल्कि फिर वो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को करती है। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है
वो वैसी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो पुश भी करेंगी, वो सिर्फ पुश नहीं करेंगी, वो बल्कि स्टेबलाइज भी करेंगी, फिक्स भी करेंगी चीज़ों को, राइट। अगर फिक्स नहीं करेंगी तो प्राइम मूव नहीं हो पाएगा, ठीक है नहीं, राइट। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मिल के काम नहीं कर पाएंगे अपना, ठीक है नहीं। अच्छा, इसी तरीके से वो कुछ चीज़ों को चूंकि मीन्स एंगल ऑफ पुल उसको मेंटेन करके रखना है, तो वो चीज़ों को कुछ को वो न्यूट्रलाइज भी करेगी। आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस बिटवीन फिक्सिंग द थिंग्स एंड न्यूट्रलाइजिंग द थिंग्स। किसी चीज़ को फिक्स करना और किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज मतलब नहीं, न्यूट्रलाइज करना मतलब फॉर एग्जाम्पल, हाँ मेरे पास एक कप है, मेरे पास एक कप है और वो कप जो है उसके अंदर मीन्स एसिडिक नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है, राइट। अभी आपने उसके अंदर कुछ चीज़ डाल दी तो आपने उसके एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बताएं कुछ, उसके रिएक्शन को ख़त्म कर देना। ठीक ठीक, पावर को उसके कम कर देना, ओके। और कोई दिमाग थोड़ा सा और लगाइए, डिफरेंट अंदाज में दिमाग को लगाने की कोशिश कीजिए, राइट, है ना, है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा करीब है, सबने मिल करके एक अच्छा आंसर दिया है, राइट। कि न्यूट्रलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अगर कंसंट्रेशन हाई है, राइट, और दूसरी चीज़ उसके कंपैरिजन में, क्योंकि सारी दुनिया की सारी चीज़ें, सिर्फ मसल्स नहीं, दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो पेयर्स में ही काम करती हैं, राइट। चाहे वो हमको दिखाई देती हों या नहीं देती हों, लेकिन वो हमेशा पेयर में काम करेंगी, राइट। तो अगर हमारा कोई चीज़ एसिडिक है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो उसका पेयर जो है वो बेस है, राइट। अगर कोई चीज़ कंसंट्रेशन में ज़्यादा है, एसिडिक ज़्यादा है, एसिडिक अगर ज़्यादा है तो उसके एसिडिटी को कम करना और उसको टूवर्ड्स बेस की तरफ लेकर के आना, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन, है नी। किसी की ताकत को आपने कोई और दूसरे रिसोर्सेज के जरिए से न्यूट्रलाइज कर दिया, मीन्स कम कर दिया, ताकि वो ज़रा कम नुकसान पहुंचाए या बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाने पाए, राइट, ओके। अभी हमारी मसल्स जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे काम कर रही है, राइट। उसका जो काम करने का प्राइम तरीका है वो एक्शन ऑफ पुल है, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहां कहीं भी होगा, हम लोग बायोमैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, राइट। हम लोगों को जहां कहीं भी मसल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पर उसका लाइन ऑफ पुल भी होगा एक। फॉर एग्जाम्पल लाइन ऑफ पुल का मतलब है कि किस लाइन पे वो खींच रही है चीज को। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी आर्म्स इस तरीके के हैं, आई हैव स्टार्टेड कर्लिंग इट अप, राइट। एक को मैंने कर्ल करना शुरू किया, अभी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ये किसी वजह से हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? वो एक लाइन ऑफ पुल है। लाइन ऑफ पुल क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन पुल है, राइट। इधर से ऊपर जा रहा है ऐसा स्ट्रेट लाइन में, ये ऐसा करके एक नीचे आ रहा है, सिंपल। दिस इज कॉल्ड, जिस लाइन ऑफ एक्शन, दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पुलिंग, राइट, इज कॉल्ड लाइन ऑफ पुल। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पुल line of action of pull
हो गया? मतलब क्या लिखा आपने? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पुल, बस सिंपल है नहीं, और क्या? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पुल, लाइन, आप इसको सिंपल भाषा में लाइन ऑफ पुल भी बोल सकते हैं। लाइन ऑफ पुल ऑफ ए मसल, लाइन ऑफ पुल ऑफ ए मसल। आपका जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके लाइन ऑफ पुल पर डिपेंडेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is always dependent on the line of pull. Is always dependent on line of pull. हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लाइन ऑफ पुल पर होगा, मीन्स किसी ना किसी लाइन पे मसल खींचेगी। यहां तक बात क्लियर है क्या? मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? ओके फाइन। अभी सवाल यह पैदा हुआ कि वो किस लाइन ऑफ पुल पे खींचेगी। लाइन ऑफ पुल पे कह रहे हैं ना हम लोग, लाइन ऑफ पुल पे खींचेगी। वो किस लाइन ऑफ पुल पे खींचेगी? उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा? उसका बेसिक प्रिंसिपल होगा कि उस मसल के अंदर फाइबर अरेंजमेंट किस तरीके के हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग आएंगे फाइबर अरेंजमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बाइसेप्स जो है उसके फाइबर अरेंजमेंट्स ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, राइट? ऐसे हैं, यानी कि इसका लाइन ऑफ पुल जो होगी वो भी ऐसे ही होगी। ऐसी तो खींचेगी है, सर्कोमेर्स इसके ऐसे ही तो काम करेंगे ना, राइट? अगर किसी के ऐसे फाइबर्स होंगे तो वो ऐसे नहीं करेगी, फिर वो ऐसे नहीं खींचेंगे उसके सॉफ्ट सर्कोमेर्स, उसके सर्कोमेर्स इस तरीके से खींचेंगे। अच्छा, ये लाइन ऑफ पुल अगर इसका ऐसा है तो ये मसल हमेशा ऐसे ही काम करेगी क्योंकि इसके फाइबर्स ऐसे हैं, राइट? ये ऐसे काम नहीं करेगी। अगर ये ऐसे काम करना है तो इसके लिए मींस डाइवर्जेंट, मींस तरह तरह के डिफरेंट कोई ऐसी मसल चाहिए होगी, कोई ऐसी मसल चाहिए होगी जिसके अंदर जो है वो मीन्स फाइबर का जो अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट डायरेक्शंस का हो, लाइक डेल्टॉइड मसल। फिर वो डेल्टॉइड काम करेगी ऐसा। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी थाई है, थाई के फाइबर अरेंजमेंट इस तरीके का है तो ये ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगी टांग। ये थाई जब भी काम करेगी तो ये थाई ऐसे ही लाइन ऑफ पुल ये ऐसे ही मेंटेन करेगी, राइट? ये ऐसे ऐसे नहीं जा सकती। अगर इसको ऐसे ऐसे ले जाना है आपको तो यू हैव टू यूज सम अदर मसल्स। यहां तक समझा पा रहा हूं, राइट? तो अब आपको ये लिखना है कि आपकी जो लाइन ऑफ पुल है वो आपके फाइबर अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। लाइन ऑफ पुल ऑलवेज डिपेंड्स, लाइन ऑफ पुल ऑफ ए मसल, सॉरी, line of pull of a muscle depends on the fiber arrangement, on the fiber arrangement. ठीक है? यहां तक बात क्लियर हो गई? इससे आगे बढ़े थोड़ा सा, एक स्टेप और। लेकिन बॉडी के साथ, मसल्स के साथ एक प्रॉब्लम है। ये बेसिक प्रिंसिपल तो हम समझ गए ना यहां तक। अब हम आते हैं फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द मसल्स पे। मसल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके फाइबर्स जो हैं वो मींस बिल्कुल ऐसे नहीं है।
मीन्स कोई भी मसल के हम फाइबर देखेंगे तो कहो कि वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे सीधे, तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे ऐसे, बल्कि कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे थोड़े से। अच्छा, ये तो मैं 2 फाइबर की बात कर रहा हूं अभी। हाँ, मतलब ऐसे होंगे। तो जब ये कुमुलेट ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, सीधे सीधे से नहीं होंगे, ताकि वो ऐसे ऐसे घुमा लें बस। गेटिंग माय पॉइंट? यानी वो ऐसे ऐसे से होंगे। अब वो इतना भी हो सकता है, वो थोड़ा इतना भी हो सकता है, वो ऐसे होंगे लेकिन। अच्छा, अभी आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये मैं 2 फाइबर की बात कर रहा हूं बस। अगर ये पूरी मसल की बात करें तो ये पूरी मसल इस तरीके की होगी कुछ। अच्छा, अब इसका लाइन ऑफ पुल कैसा होगा? अब लाइन ऑफ पुल उसका ऐसा होगा कि वो ऐसे करके खींचे साइड से, है ना? अच्छा, खींच ऐसे रही है, मतलब खींचना ऐसे चाहिए एक मसल के अंदर, यानी कि टेंडेंसी है कि वो सीधे ऐसे नहीं खींचेगी, बल्कि वो मतलब किसी और भी डायरेक्शन में जा सकती है ड्यूरिंग द मूवमेंट। यहां तक बात क्लियर हो रही है? एक मसल स्ट्रेट लाइन ऑफ पुल पे ना रहते हुए ड्यूरिंग मूवमेंट वो मींस अपने लाइन ऑफ पुल से डाइवर्जेंट हो सकती है, वो चली जाएगी, उसके अंदर टेंडेंसी है, क्योंकि उसका फाइबर अरेंजमेंट एग्जैक्टली 100% स्ट्रेट नहीं है। उसके अंदर टेंडेंसी, भाई मसल तो वैसे ही काम करेगी ना जैसे फाइबर अरेंजमेंट है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? राइट। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ पुल अगर स्ट्रेट नहीं रहेगा तो आपका जो डिजायर्ड एक्शन है वो पूरा नहीं होगा। अभी का तो मुझे नहीं पता, अभी तो शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये यमुना एक्सप्रेसवे बनने से, है नहीं? लेकिन मैं आपसे 20 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। ये जो बुलंदशहर वाली रोड है, जब यहाँ पे हाईवे नहीं था तो यहाँ से आप चलो, जीटी रोड था, ये जीटी रोड से चले चले और जो है वो एक पॉइंट पर आ करके वो इस तरीके का डाइवर्जन था, राइट। अच्छा, इधर चले गए तो मेरठ पहुंच गए, इधर चले गए तो दिल्ली पहुंच गए, राइट। दिल्ली और मेरठ जो है वो 2 अपोजिट डायरेक्शंस में, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शंस की जो शुरुआत है वो इतनी सी है नहीं? जरा सी ड्राइवर को झपकी लगी या जरा सा किसी को अंदाजा गलत हो गया तो वो दिल्ली की बजाय मेरठ पहुंच गया। अच्छा, ये तो हमारे साथ मोटर व्हीकल पे हुआ, लेकिन हमारी जो मसल्स को काम करना होता है वो तो बहुत प्रिसाइज काम करने होते हैं। वो ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे के बाद चलो कोई बात नहीं, अब आंख फूट गई तो 1 घंटे के बाद हम वही फूटी हुई आंख फिर सही कर लें अपने हाथों से। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। उसको बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही मींस प्रिसाइज टाइमिंग के साथ उसको जो है वो काम करने होते हैं मसल्स को। लेकिन उसका जो फाइबर अरेंजमेंट है वो दिल्ली मेरठ जैसा ही है। काम इसको सीधा करना है, नहीं तो आपके काम नहीं हो पाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने जो शुरू किया था करने के लिए कहीं और पहुंच जाओगे, राइट। आपके डिजायर्ड एक्शंस पूरे हो जाएं, उसके लिए बनाने वाले ने आपको एगोनिस्ट दिया, एगोनिस्ट को सपोर्ट करने के लिए एंटागोनिस्ट दिया, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट मिल करके डिजायर्ड मूवमेंट पूरा करें। वो तब करेंगे जब वो फिक्स रहेंगे, तो उनके लिए फिक्सेटर दिया, राइट। अभी इन तीनों को अब एक डिजायर्ड डायरेक्शन में जाना है तो उसके लिए उसने न्यूट्रलाइजर दिया है आपको, राइट। आपका जो ये लाइन ऑफ पुल है वो बहुत हल्का सा डाइवर्जेंट है, बहुत हल्का सा डाइवर्जेंट है, यानी कि वो इधर भी खींचेगी और इधर भी खींचेगी। इससे 2 नुकसान हो रहे हैं आपको। एक तो आपका डिजायर्ड एक्शन
रिदमिसिटी के साथ पूरा नहीं होगा। यहां तक समझ में आ रही है? दूसरा, आपको डिजायर्ड एक्शन पे बार बार मसल को इधर खींचना पड़ेगा, थोड़ा इधर खींचना पड़ेगा, आप फुल्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तीसरा जो बहुत बड़ा नुकसान होगा वो ये नुकसान होगा कि आपको मींस आपकी एटीपीज बहुत खर्च होंगी अनडिजायर्ड। अच्छा, वो रिजर्वायर बहुत कम है आपके पास, काम बड़े करने हैं, दुनिया के सारे काम इंसान करते, इंसानों को ही करने, डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, राइट। अगर हम इसी में लग जाएं कि इधर खींचो और इधर चली गई, अब तो हम अपने काम पे कब ध्यान देंगे? तो आपको उस डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए बनाने वाले ने क्या किया कि उसने आपको, चूंकि करना आपको काम एगोनिस्ट से है, करना आपको काम एगोनिस्ट से है, वो एगोनिस्ट को सपोर्ट करने के लिए एंटागोनिस्ट दिया, उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए फिक्स कर दो एक जगह से ताकि ये काम कर पाए। अच्छा, अब ये भाग सकते हैं इधर उधर, भाई फिक्स ही तो हो गए हैं, काम भाग तो सकते हैं ना, क्योंकि फाइबर अरेंजमेंट ऐसा है उनका। तो उसके लिए उनको जो है वो न्यूट्रलाइजर दिया ताकि वो लाइन ऑफ पुल को जो है वो बिल्कुल सीधा रखे और आप बिना सोचे समझे, बिना किसी परेशानी के आप अपना लाइन ऑफ एक्शन कंप्लीट कर लो विदाउट एनी अनड्यू डिस्ट्रैक्शन। काय के लिए? काम करने के लिए, जाहिर सी बात है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा आपका, है नहीं? आपको कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा अपने काम में, तब आप जाकर के काम कर पाओगे। तो यहां तक बात क्लियर है? न्यूट्रलाइजर आपको क्यों चाहिए? हाँ, मतलब मसल्स आपकी, ताकि हाँ अपना जो लाइन ऑफ पुल है उसको स्ट्रेट रखे। इसको लिख लीजिए आप जल्दी से। अभी तो हम लोग एक एग्जाम्पल से बाइसेप्स की ली है, अब पूरी बॉडी में ऐसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइजर्स होंगे, सबके, हर मसल के होंगे। नहीं, वो अलग होगा न्यूट्रलाइजर। अभी लिख लीजिए, बात करते हैं। अभी यहां पर देखिए, जो यहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मेनी मसल्स कैन प्रोड्यूस अ पुलिंग फोर्स इन मोर देन वन डायरेक्शन। लाइन ऑफ पुल कई डायरेक्शन में कर सकती है एक ही मसल। क्यों कर सकती है? क्योंकि फाइबर अरेंजमेंट उसका ऐसा है, राइट। न्यूट्रलाइजर्स प्रिवेंट दिस। कई डायरेक्शंस में मसल को नहीं जाने देती, बल्कि सीधा रख के काम करती है, करवाती है उससे। ये न्यूट्रलाइजर का काम है। करने नहीं दे रहा इस वक्त, या उसका न्यूट्रलाइजर वीक होगा, या न्यूट्रलाइजर है ही नहीं वहां पर। यह भी हो सकता है ना, न्यूट्रलाइजर हो ही ना वहां पे, ठीक है नहीं। अब आप विद ट्रेनिंग, अब आप किसी मसल ग्रुप को ऐसा कंडीशनड कर लो, उसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग और कंडीशनिंग में यही फर्क है। आप ऐसा कंडीशनड कर लो कि जिस मसल का काम नहीं था न्यूट्रलाइजर होने का, लेकिन अब वो न्यूट्रलाइजर की हैसियत से काम करने लगा, उसको आप कंडीशन कर लिया आपने। वैसा कंडीशनड कहते हैं, मींस आपने उसको वैसा करने के लिए मना लिया आपने। हाँ, यस, आएंगे हम लोग उस पे। बात क्लियर हो गई यहां तक? बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो लाइन ऑफ पुल है, वो फाइबर अरेंजमेंट की वजह से इधर उधर जाने की 100% टेंडेंसी है उसके अंदर। वो कहीं भी भाग सकता है, राइट। ताकि कहीं ना भागे, और जो आपका डिजायर्ड एक्शन है, जो आपने सोचा है अपने फ्रंटल लोब से, जो आपने प्लान किया है, राइट, उसी लाइन में काम करे। तो उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ मसल्स चाहिए हैं, या तो सिंगल मसल चाहिए या ग्रुप ऑफ फाइबर्स चाहिए उसको कुछ, टू एक्ट एज अ न्यूट्रलाइजर, ताकि वो इधर उधर जाने वाली जो फोर्स है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, और न्यूट्रलाइज करके उसको सीधे एक्शन पे ले आए। ये बात क्लियर, राइट। अभी तक हम लोग मसल रोल को समझने के लिए हम लोग बाइसेप्स को, चूंकि मोर देन 70% हमारे या तो
मीन्स कर्लिंग, ये मूवमेंट हमारा हो रहा है या हमारा ये मूवमेंट हो रहा है, मोर देन 70%। इसी से हम जो है सारे मूवमेंट कर रहे हैं अपने। बाकी सब स्टेबलाइजर्स हैं, बाकी सब फिक्सेटर्स हैं, या हमारे जो हैं वो सब न्यूट्रलाइजर्स हैं। वो न्यूट्रलाइजर्स, वो स्टेबलाइजर्स, वो फिक्सेटर्स कभी कभी मीन्स किसी एंगल पे वो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वो अलग हो जाते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन हमारी रोज की दिनचर्या इन्हीं पे टिकी हुई है, राइट। हम लोग इसलिए बाइसेप्स का एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, उसी पे हम लोग एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर और उसी पे अब हम न्यूट्रलाइजर को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। हमारा मसल, ये बाइसेप्स, ये हमारी एगोनिस्ट है, इसको काम करना है, राइट। यहां पर ये एक मसल है जिसका नाम है प्रोनेटर टेरेस। प्रोनेटर टेरेस ये बाइसेप्स से अटैच होकर के, हल्के से ट्राइसेप्स से भी अटैच होकर के और फोरआर्म्स के अक्रॉस आती है। इसका काम है मसल का सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, राइट। ये मसल जो है वो बाइसेप्स कर्लिंग जिस वक्त आप करते हो तो उस वक्त ये न्यूट्रलाइजर का काम करती है। ये मसल आपकी बाइसेप्स को इधर उधर डाइवर्स डायरेक्शन में नहीं जाने देती और इसका लाइन ऑफ पुल जो है वो सीधा रखती है बिल्कुल। अगर कोई आपसे पूछता है सवाल कि बाइसेप्स के लिए न्यूट्रलाइजर क्या है, प्रोनेटर टेरेस उसका न्यूट्रलाइजर है। फिक्सेटर क्या है, तो वो स्कैपुला पे 3-4 मसल्स हैं, वो आपको इंफ्रास्पाइनेटस और वो सब है, वो आपको करनी है, ठीक है नहीं। बाइसेप्स का एंटागोनिस्ट क्या है, राइट। बाइसेप्स का एगोनिस्ट क्या है, बाइसेप्स इटसेल्फ, बाइसेप्स इटसेल्फ। यहां तक बात क्लियर हो रही है। ये तो एग्जाम्पल हैं मसल ग्रुप के। एक मसल ग्रुप हमने लिया है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है नहीं, ऑलवेज, राइट। बगैर इसके जो है वो हमारे काम पूरे नहीं हो सकते, इवन हमारी बात पूरी नहीं हो सकती। कोई भी इंसान बिना बॉडी लैंग्वेज के, बिना फेशियल एक्सप्रेशंस के क्या बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है। एगोनिस्ट होते हैं। कितनी देर सुनोगे आप? कितनी देर सुनोगे? आदमी 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है लेकिन अपने दोस्त से बात कर रहा है, वो तब भी स्टीयरिंग से हाथ हटा के, क्या बात है भाई? मालूम है उसको कि 150 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, लेकिन इवन देन मीन्स इसके बगैर हमारी बात पूरी नहीं होनी। बगैर बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं पूरी होनी। सर भी हिलाएगा, पैर भी हिलाएगा, हाथ भी हिलाएगा, राइट, तब उसकी बात पूरी होगी। आर्म्स मूवमेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा विजिबल हैं। आर्म्स मूवमेंट्स हमारे सबसे ज्यादा विजिबल हैं और सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, है नहीं। इस वजह से जो है वो मीन्स मसल रोल्स को समझने के लिए आर्म मसल्स का एग्जाम्पल जो है वो आपको सारी किताबों में ऑलमोस्ट सब जगह आपको मिलेगा, ठीक है नहीं। तो ये जो मसल्स के नाम हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और इंफ्रास्पाइनेटस और प्रोनेटर टेरेस, ये जितने भी हम कर रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ये समझना है कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, फिक्सेटर क्या होता है और न्यूट्रलाइजर क्या होता है, राइट। आपको क्या लगता है इन चारों में स्टेबलाइजर क्या होगा? फिक्सेटर होगा या न्यूट्रलाइजर होगा? फ्रिज का स्टेबलाइजर क्या काम करता है? फिक्सेटर का काम करता है या न्यूट्रलाइज करने का काम करता है? मैं अगर बिना सोचे समझे बोलूंगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा मुंह से। मुझे बहुत सारी चीजें, आप लोगों में से सुने जरा,
ये आपका जो डिस्कशन है वो अनएंडिंग है। अनएंडिंग समझते हैं, खत्म ना होने वाला है। क्यों? उसकी वजह क्या है? देखिए, हर चीज की वजह होती है। ये अलग बात है कि वो वजह हमें नहीं पता है, लेकिन हर चीज की वजह होगी। ये बात समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं? ठीक, हर चीज की वजह होगी। ये आपका जो डिस्कशन अभी जो आप कर रहे थे, मैं खामोश था इतनी देर, तो इकरा ये कह रही थी कि सर आप भी इसका आंसर सोच रहे हो। मैं सोच रहा था, मैं सोचते समझते ही बोलता हूं, वरना बड़ी भसड़ हो जाएगी यहां तो, है ना? अच्छा, अनएंडिंग असल में इसलिए है, अनएंडिंग इसलिए है, आप दो में से कोई एक ऑप्शन चुनने की कोशिश कर रहे हो, या तो न्यूट्रलाइजर या फिक्सेटर, या एग्जैक्टली भाई उसको न्यूट्रलाइज करके फिक्स कर रहा है। अच्छा, अगर आप न्यूट्रलाइज करके फिक्स कर दोगे, न्यूट्रलाइज करके फिक्स कर दोगे, तो 6 शब्दों में बात खत्म हो जाएगी। अनएंडिंग है ही नहीं। हाँ, आप इस पे तो अनएंडिंग है, कोई कहेगा न्यूट्रलाइजर, कोई कहेगा फिक्सेटर। तो हमारा स्टेबलाइजर क्या काम कर रहा है? बेसिकली न्यूट्रलाइज करके प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है। राइट? इसी तरीके से हमारा न्यूट्रलाइजर भी, मसल न्यूट्रलाइजर भी प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है, मगर फिक्सेटर नहीं है। प्रॉब्लम फिक्स कर रहा है ना वो, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो तो जीवन की, राइट? लेकिन उसको फिक्स कर रहा है, लेकिन फिक्सेटर में नहीं आता वो। अच्छा, चूंकि रोल मींस थोड़ा वैसा है, कॉम्प्लिकेटेड सा है, न्यूट्रलाइज करके फिक्स कर रहा है, लेकिन फिक्सेटर नहीं है, न्यूट्रलाइजर ही है। राइट? फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझने में इसको परेशानी आती है। इसी वजह से फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स, आप अपने सीनियर्स से बात करिए, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का सीनियर हो आपका, आपको 20% से कम आपके सीनियर्स आपको मिलेंगे जो आपको एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के ऊपर आपको समझा पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? फिक्सेटर और न्यूट्रलाइजर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है। वो इस वजह से रह जाता है क्योंकि ओवरलैपिंग थोड़े से फंक्शन है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के तो ऑल टुगेदर उल्टे हैं, तो समझने में, सेट होने में कोई परेशानी ही नहीं है नहीं? यहां पर ब्रेन वायरिंग थोड़ी सी शॉर्ट सर्किट मारती है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए मैंने भी इसके लिए ज़्यादा टाइम आपको डिवोट किया। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के लिए मैंने इतना टाइम नहीं डिवोट किया आपके ऊपर, क्योंकि वो फिजिकल सिंपल एक मैकेनिकल काम है जो कि दो अपोजिट डायरेक्शंस में हो रहा है। उसकी लेयरिंग करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो अब बात क्लियर है? आपके पास एगोनिस्ट है, आपके पास एंटागोनिस्ट है, राइट? वो दोनों ऐसे ही काम करेंगे, मगर हिल हिल के काम करेंगे। तो उसके लिए फिक्सेटर है आपके पास, एक पीछे से फिक्स करके रखेगा उसको वो, राइट? अभी चूंकि फाइबर अरेंजमेंट आपका डाइवर्जेंट है हल्के से, तो आपका लाइन ऑफ एक्शन के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए जो है वो न्यूट्रलाइजर है कि काम इधर उधर ना फैल पाए, न्यूट्रलाइज हो जाएं काम, ठीक है नहीं? इसलिए इनको हम न्यूट्रलाइजर बोलते हैं। बात क्लियर? इसमें किसी को क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। सर, आप हम करेंगे, इसमें सर आपने बोला कि फिक्सेटर का काम जो है वो स्टेप अप जो है मसला वही करेंगे। क्या सर जो हमारा परफॉर्मेंस मेजर जो मसला है या डेडलाइन, ये फिक्सेटर का काम, ये फिक्सेटर का काम नहीं करेंगे। ये फिक्सेटर का काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपका जो ओरिजिनल फिक्सेटर है, एक तो है ना, हर चीज का अपना एक ओरिजिनल फिक्सेटर होगा, राइट? ओरिजिनल फिक्सेटर किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा, मींस आपका न्यूरोमस्कुलर इतना कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, या कोई ड्रग की इन्फ्लुएंस में वो मसल आ गई है, या वहाँ कहीं चोट लग गई है, फिक्स होना ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर वो दूसरी मसल्स को, मीन्स वो मसल फिक्सेटर
फिक्सेटर्स विल कॉल अदर मसल्स कि भाई तुम मेरी मदद कर लिए आ जाओ, लेकिन वो वैसी मदद नहीं कर सकती जैसी उसकी फिक्सेटर ओरिजिनल को करना है। तो पेक्टोरल्स कर सकती हैं, लेकिन पेक्टोरल्स को आप खुद कोशिश करिए जरा टाइट करके, और फिर इसको हिलाने की कोशिश करिए जरा, देखिए आपको कैसा लगता है। ऐसे ही टाइट करिए अंदर से अपने आप, और खुद हिलाइए जरा, ऐसा टाइट करिए जरा अपने आप। पेक्टोरल्स को टाइट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, और फिर हिलाने की कोशिश करिए, और नॉर्मल छोड़ दीजिए और अब करिए। एग्जैक्टली कर सकती है इस, लेकिन है ना, आपको डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होगा, मूवमेंट आपका बहुत कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा। राइट, ओके फाइन। तो हमारा एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर, न्यूट्रलाइजर सेट हो गया दिमाग में? राइट। अब ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दो ही मेन है। दो ही मेन है, मतलब प्राइम मूवर्स हैं, है नहीं? अगर आपका ऐसा काम होना है तो एक एगोनिस्ट होगा, एक एंटागोनिस्ट होगा, और अब ये वापस आना है तो दूसरा एगोनिस्ट हो जाएगा। अब ये है नहीं, अब इनकी हेल्प के लिए जो है वो फिक्सेटर्स आएंगे, न्यूट्रलाइजर्स आएंगे, तो इनकी हेल्प के लिए फिर केमिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हमें उससे बहस नहीं है, ठीक है नहीं? राइट। अब सवाल ये है कि कोई भी मसल अपने पेयर्स में काम कैसे करती है। पेयर्स में अभी तक तो हमने ये पढ़ा है, एगोनिस्ट में डिस्कस किया आपस में कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के चलते हमारी मसल्स काम कर पाती हैं, ठीक है नहीं? लेकिन ये हमारी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये काम कैसे करती हैं, उनका भी कोई प्रिंसिपल होगा, बट नेचुरल है, राइट? वो प्रिंसिपल क्या है? उस प्रिंसिपल को हम लोग जो है वो रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनहिबिशन के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनहिबिशन, जिन कॉन्सेप्ट्स को मैं कह रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने का काम आप अपने बीपीएड सेमेस्टर 1 में ही पूरा कर लीजिएगा। समझने का काम सेमेस्टर 2 में मत ले जाइएगा, है नहीं? कुछ कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे होंगे जो मैंने कहा आपको कि ठीक है आगे निकल जाइएगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे सीख लेंगे जाके, है नहीं? लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे हैं, जैसे मींस अभी हम लोग एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं, राइट? जैसे अब हम लोग इसकी बात करेंगे, रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनहिबिशन ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट भी अभी आज ही शुरू करके और आज ही आपको समझ के और आज ही इसको ख़त्म करके और पुड़िया बना के कहीं पीछे डाल दिएगा अपने दिमाग में। आज ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है नहीं? आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोगों ने बात करी है कि हमारी जो मसल काम कर रही है, फिक्सेटर्स और न्यूट्रलाइजर्स तो हेल्पर्स हैं। फिक्सेटर्स और न्यूट्रलाइजर्स हेल्पर्स हैं, प्राइम मूवर्स नहीं है वो। प्राइम मूवर्स तो आपके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ही हैं, ऐसे ही है ना? ठीक है, राइट। ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भाषा में रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनहिबिशन के नाम से पुकारा जाता है। उसका टेक्निकल टर्म है ये बात क्लियर है? एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट असल तो यही है काम करने वाले, बाकी तो सब हेल्पर्स हैं उनके, ठीक है?
अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जिस मोड पर काम करते हैं, जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भाषा में रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनहिबिशन कहा जाता है। बस इतना सा है, वो लिख लीजिए जल्दी से आप लोग इसको। लिख लिया हम लोगों ने, राइट। मैंने आपको लोगों को शुरू में एक प्रिंसिपल समझाने की कोशिश की थी कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड है, कोई बड़ा वर्ड है, कोई सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे उसको डिवाइड करो और उसको करते चलो। यहाँ भी हम लोग वही प्रिंसिपल करेंगे, बिल्कुल ठीक है नहीं, राइट। रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनहिबिशन, 3 वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है, राइट। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, राइट, ओके, दैट्स इट, गुड। इनर्वेशन मतलब अंदर, मतलब तो इन होता है, अंदर मतलब तो अंडर होता है, अंदर मतलब तो इनसाइड होता है, ये इनर्वेशन तो नहीं होता। मेरा ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है ना? इनर माने भी अंदर होता है, तो यहाँ इनर तो है, वेशन क्या है फिर? ये वेशन लूज मोशन तो नहीं है। इसको तोड़ो 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 इसको, मेरे पॉइंटर पे ध्यान देना। राइट, ये शन जो होता है, वेट ऑन वेट ऑन वेट ऑन वेट ऑन, ये जो शन होता है इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रोसेस, राइट। नर्व, इनसाइड नर्व, प्रोसेस ऑफ इनसाइड द नर्व, प्रोसेस ऑफ इनसाइड द नर्व, ठीक है नहीं? ऑलवेज डिवाइड, ऑलवेज डिवाइड। वो डिवाइड का कोई रूल नहीं है आपको, आप मर्जी है, जैसा आपका एक्सपीरियंस हो वैसा कर लो। मेरा इतना एक्सपीरियंस था, मैंने इतना कर लिया, आपका ज्यादा हो सकता है, आप ज्यादा कर लो। आप इसको तोड़ दो फौरन। इन नर्व प्रोसेस, शन मीन्स प्रोसेस। तोड़ दिया? आगे बढ़े? ओके फाइन, राइट। इनर्वेशन यानी कि नर्व का प्रोसेस अंदर, नर्व का प्रोसेस अंदर, ओके। उससे पहले वर्ड लगा हुआ है रेसिप्रोकल, मतलब आपने कहा भी उल्टा, यानी कि नर्व का प्रोसेस जो अंदर है वो उल्टा है। अरे उल्टा है मतलब एक ऐसे जा रही है तो एक इसी की अपोजिट एक दूसरी भी होगी, वापस भी आ रही होगी, राइट। तो रेसिप्रोकल इनर्वेशन मतलब नर्व जब अंदर जाएगी तो अपने अपोजिट में भी एक अपनी बहन को लेकर के जाएगी, अकेली नहीं जाएगी वो। यहां तक बात समझ में आ रही है, राइट। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन। बात क्लियर है? एक नर्व है, जब वो किसी ऑर्गन के अंदर जाएगी तो वो हमेशा अपनी रेसिप्रोसिटी में, मींस अपने उल्टे उसमें हमेशा जो है वो अपना एक साथी लेके जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो अकेले ऐसे ही चली जाएगी, अकेले चली जाएगी काम नहीं हो पाएगा उसका, वो एक साथ में और लेकर के जाएगी, ताकि ये एक तरह का काम करे तो ये दूसरी तरह का काम करे। अगर एक एगोनिस्ट का काम करेगी तो एक एंटागोनिस्ट का काम करेगी, वरना काम नहीं हो पाएगा। अगर एंटागोनिस्ट ना हो तो क्या एगोनिस्ट काम करेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए है? उसको रेसिप्रोकल इनर्वेशन चाहिए है, क्योंकि नर्व के बगैर प्रोडक्शन ऑफ अटेंशन होगा क्या? नर्व के बगैर होगा नहीं। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ अटेंशन जो हो रहा है वो नर्व से हो रहा है। मसल्स हमारी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पे हैं, तो इसका मतलब उनकी नर्व्स भी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पे ही काम करेंगी।
एक ऐसे आएगी और उसी के एक अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी नर्व भी जाएगी, ठीक है नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन, राइट? ओके, अभी इनहिबिशन मतलब रुकावट, राइट? अब यहां रुकावट का क्या मतलब? रुकावट का मतलब है क्या? मैं फिर आपको एक बार वार्न कर रहा हूं, अगर यहां पर जो प्रिंसिपल है, अगर उस प्रिंसिपल को आप नहीं पकड़ोगे तो फिर अनएंडिंग डिस्कशन में चले जाओगे। 3-4 घंटे का डिस्कशन तो कम से कम चाहिए। ओके, ठीक 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 ठीक। और वर्क कंप्लीट करके ख़त्म करना, ऐसा, ठीक? आप में से चलाओ, दिमाग चलाओ, है नहीं? अंडर गाइडेंस गलत डायरेक्शन में चला दो, कोई बात नहीं। विदाउट गाइडेंस गलत डायरेक्शन में चल जाना खतरनाक है। ब्लड फ्लो, ओके, ब्लड फ्लो नहीं, ब्लड फ्लो से रिलेटेड नहीं। सर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रहे हैं हमारे उनको लो करके एक पॉइंट पे यहाँ पे एक मूवमेंट का काम हो चुका है, इस मूवमेंट का फिर उस मूवमेंट वापस आ रहा है। ओके, ठीक। देखिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, राइट? और वो प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी एक सेंटेंस में मीन्स कोई कैरेक्टरिस्टिक रिपीटेडली अगर बतानी हो तो उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस चीज़ को शुरू में एक बार में बता देते हैं, बाकी एंड जहाँ कहीं भी लगता है वो सारी एक चीज़ जो है वो सब में लगती है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर लिखा है रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड इनहिबिशन, असल में ये वर्ड होना चाहिए था रेसिप्रोकल इनर्वेशन एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन, असल में ये होना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक प्रिंसिपल है कि रेसिप्रोकल चूंकि इनर्वेशन और इनहिबिशन में कॉमन है, तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो, टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो, रिसोर्सेज ना ज़्यादा वेस्ट हो, तो स्कॉलर्स ने मिल करके हज़ारों साल में जो है वो ये बनाया कि उसको पहले लिख दो, किसी चीज़ को जो कॉमन है पूरे सेंटेंस में उसको पहले लिख दो और फिर एंड करके लगाते चले जाओ। इसका मतलब है कि पहले वाला सब में लागू है। यहां बात क्लियर है? ओके, बस अब बात खत्म हो गई। तो ये रेसिप्रोकल इनर्वेशन हो रहा है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन भी हो रहा है, यानी कि जो मसल अपोजिट डायरेक्शन में इनर्वेट की है, अंदर गई है, तो अब ये रेसिप्रोकल काम भी करेगी, एक को रोकेगी तो दूसरे को जाने देगी। मींस दोनों को एक साथ, दोनों के सर्कोमेयर्स को एक साथ शॉर्टन नहीं होने देगी, दोनों के सर्कोमेयर्स को एक साथ छोटा नहीं होने देगी। अगर दोनों के सर्कोमेयर्स एक साथ छोटे हो गए तो क्या होगा? तो काम ही नहीं होगा, जड़वत तो जाएंगे हम, चक्का जाम हो जाएगा हमारा। लिख लीजिए इसको, कैसे लिखेंगे आई डोंट नो। नहीं, जरूरी नहीं है समझ में आ गया हो। थोड़ा गौर करो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम समझने में हो रही है या समझ गए हैं लेकिन लिखने में हो रही है? दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में तो आ जाती हैं लेकिन आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि गुड़ का टेस्ट कैसा होता है? मीठा। कैसा मीठा? आप मुझे समझा दो। सेब जैसा मीठा, केले जैसा मीठा? नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आ गई। अब आप एक टुकड़ा मुझे खिला दो, लो, अब आप तुम समझ, हाँ बस ऐसा। तो अभी ये आपको समझ में तो आ गया है लेकिन असल बात ये है कि वो क्या, अब समझाएं कैसे?
वो नहीं हो पा रहा, तो वो तो मैं भी नहीं कर सकता। वो तो आप ही को करना है। नहीं, मैं रट के आता तो मैं बिल्कुल वैसे ही रिपीट कर देता। वो कभी किसी ज़माने में 30 साल पहले पढ़ा था मैंने ये। रेसिप्रोकल इनर्वेशन समझ में आ रहा है नहीं? नर्व एक जाएगी तो अपने अपोजिट दूसरी भी एक लेकर के जाएगी, ठीक है नहीं? राइट। ये जो अपोजिट लेकर के जाएंगी तो अब ये काम करेंगी ना दोनों। अगर ये दोनों एक साथ एक सा काम करेंगी तो मिस फायरिंग कहलाएगी। दोनों अगर एक सा काम करेंगी, फॉर एग्जाम्पल एक के पास काम जा रहा है सार्कोमेयर्स को छोटा करना है, ऑर्डर है ना उसके पास, सार्कोमेयर्स को छोटा करना है। दूसरे के पास भी ऑर्डर जा रहा है कि सार्कोमेयर्स को छोटा करना है, राइट। अब मुझे बताओ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हिलेंगे कैसे, राइट। अच्छा, उसके लिए प्रिंसिपल उनके पास होना चाहिए कि एक स्मूथली काम कर सके और दूसरा जो है वो अपने सार्कोमेयर्स को उसी के रिलेशन में थोड़ा सा स्ट्रेच कर सके, होना चाहिए ऐसा, राइट। उसके लिए उसने एक प्रिंसिपल दिया हुआ है कि एक को सार्कोमेयर को छोटा करने का ऑर्डर देगा और दूसरे को रेसिप्रोकल मींस थोड़ा सा लंबा करने का ऑर्डर देगा। उल्टा रेसिप्रोकल है ना, थोड़ा लंबा करने का ऑर्डर देगा। ये रेसिप्रोकल इनर्वेशन इनहिबिशन है। अब कैसे लिखोगे, राइट, ओके। आपसे अगर ये सवाल पूछा गया थ्रो लाइट ऑन या इलेबोरेट डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है नहीं? अगर आप बात शुरू करेंगे एक्शन पोटेंशियल से, अगर बात आप, वो भी एक मैकेनिज्म है ना, वहां से शुरू हो रहा है ना वो एक्शन पोटेंशियल। जब तक -70 मिलीवोल्ट से 70 नहीं होगा जब तक मैकेनिज्म ही नहीं होगा। फिर उसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगी, पूरा मैकेनिज्म। फिर उसके बाद जो है वो मसल रोल सारे पूरे, देन आपके मैकेनिज्म, तब आपका मसल पूरा हुआ। तो अभी जैसे हम लोगों ने बात करी कि टाइप्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के, जिसमें एक साइज छोटा हो जाता है, जिसमें एक साइज ऐसे हो जाता है, उसी को हम लोग बस आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो एक तो मूवमेंट प्रोड्यूसिंग हो रहा है, मींस इस पुशअप्स लगा रहे हैं तो इसमें भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ काम होता नजर आ रहा है, राइट। तो ये मूवमेंट प्रोड्यूसिंग है। और कुछ ऐसे होंगे कॉन्ट्रैक्शंस आपके जो नॉन मूवमेंट प्रोड्यूसिंग होंगे, उसमें कोई मूवमेंट होता आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो पूरी तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होगी। जैसे पुशिंग द वॉल है नहीं, आप दीवार को पूरी तरह से पुश कर दो तो कोई काम होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप पूरी अपनी जान लगा रहे हो, राइट, ओके फाइन। नॉन मूवमेंट प्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शन तो सिंपल है, ये थोड़ा सा दो में डिवाइडेड है नहीं। मूवमेंट प्रोड्यूसिंग जो है ये थोड़ा सा जो है वो दो में डिवाइडेड है, इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना है, राइट। ये जो नॉन मूवमेंट प्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शन है इसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आइसोमेट्रिक, मैट्रिक कहते हैं सेम नपाई का, नपाई सेम नपाई, आइसो मतलब सेम, नपाई सेम नपाई का, सेम लेंथ एंड ब्रेथ, जितनी थी उतनी है, बस प्रोडक्शन ऑफ टेंशन हो गया है उसके अंदर। मसल की ओरिजिनल जो लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ है उसकी वो सेम ही है, सोते पे भी और प्रोडक्शन ऑफ टेंशन में भी, दोनों जगह, ठीक है नहीं। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्शन ऑफ टेंशन हो गया है जहां पे मसल्स ने अपना कोई साइज चेंज नहीं किया लेकिन प्रोडक्शन ऑफ टेंशन हो गया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सेम नपाई तुलाई का कॉन्ट्रैक्शन, बात समझ में आ रही है ना? सेम नपाई तुलाई, सर
एक चीज़ सर क्लियर करनी तो ये जो नॉन मूवमेंट प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट इसमें सर ये जो एक्टिन और मायोसिन जब सर वो सर बाइंड होगी से उसमें सर वो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, स्लाइड नहीं होंगे, वो उसमें स्लाइड नहीं होंगे, सिर्फ बाइंड होंगे और टेंशन प्रोड्यूस कर लेंगे वो अपने अंदर बस। और एटीपी का स्प्लिट, हाइड्रोलाइजेशन ऑफ एटीपी वहीं हो जाएगा बस, मूव नहीं करेगी वो, एक दूसरे पे स्लाइड नहीं मारेंगे। सार्कोमेयर छोटे नहीं होंगे, सार्कोमेयर छोटे नहीं होंगे, जब स्लाइड नहीं करेंगे तो सार्कोमेयर छोटे नहीं होंगे। दोबारा मैं बोल दूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जिसमें हमारी मसल्स की नपाई तुलाई चेंज नहीं होती, जैसी रेस्टिंग में है वैसे ही प्रोडक्शन ऑफ टेंशन में भी है। जहां टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है तब भी वैसी की वैसी है, और जब रेस्टिंग में थी तब भी वैसी की वैसी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को हम जो है वो आइसोमेट्रिक के नाम से कहते हैं, ठीक है नहीं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, एब्डोमेन अभी मेरी जैसी है ये ऐसी ही रहेगी, लेकिन जिस वक्त मैं, हाँ प्लैंक्स, जिस वक्त मैं पुशअप्स के लिए जाऊंगा तो मेरी एब्डोमेन जो है ना, ये 4 गुल्ले हैं ना, 1 गुल्ला 2 गुल्ले 3 गुल्ले 4 गुल्ले, 6 पैक्स नहीं होते, ये 8 पैक्स होते हैं, ये 8 पैक्स होते हैं, सबके 8 पैक्स हैं, राइट। लेकिन चूंकि 2 पैक्स तो कॉमन है, 2 पैक्स तो कॉमन है, 3 पैक्स के लिए थोड़ी 80% तक मेहनत करनी पड़ती है, जो कि कम लोग जा पाते हैं वहां तक। तो अच्छा, फिर उसके बाद आपको 8 पैक्स निकालने के लिए जो है वो आपको फिर 100% मेहनत करनी होती है, जहां और भी बहुत कम लोग जा पाते हैं। इसलिए 8 पैक्स मशहूर नहीं है, 6 पैक्स मशहूर हैं, 3 इधर के गुल्ले 3 इधर के गुल्ले, 1 गुल्ला 2 गुल्ला 3 गुल्ला 3 दो नीचे। लेकिन 1 गुल्ला यहां भी होता है, इतना लंबा, ये 1 गुल्ला है, ये 1 गुल्ला है, राइट। अच्छा, ये क्यों नहीं हो पाता लोगों का? ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि फैट का डिपॉजिशन जो है वो हमारे लोअर एब्डोमेन से होना शुरू होता है और फिर बढ़ते 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 और पूरी बॉडी में बढ़ता है। यहां तक बात क्लियर हो पा रही है, राइट। जब घटना शुरू होता है तो जहां सबसे लास्ट में गया था तो वहां से घटना शुरू होता है, और सबसे लास्ट में वहां पे खत्म होता है, अगर खत्म हो पाया जहां से स्टार्ट हुआ था। निकलेंगे क्यों नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, अरे क्यों नहीं निकलेंगे यार, नूरा कसाई के पास जाओ, भी निकल जाए। कौन मना कर रहा नहीं निकलेंगे? ओके फाइन। तो अब मेरा जो साइज है, मेरे एब्डोमिनल मसल्स का जो साइज है, ये रेस्टिंग में भी सेम है। से फॉर एग्जांपल एक क्यूब का जो है वो फॉर एग्जांपल 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का सरफेस एरिया है, ये 1.5 बाई 1.5 डिप्स के टाइम पे भी रहेगा। अभी रिलैक्स्ड है, फिर ये टेंस्ड हो जाएंगे, लेकिन 1.5 बाई 1.5 ही रहेगा। ये 1.5 बाई 1.5 टेंशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन में भी 1.5 बाई 1.5 ही है, तो इसको जो है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन तो होगा मगर साइज चेंज नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन नहीं हुआ और साइज भी चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन भी नहीं हुआ और साइज भी चेंज नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा? रेस्टिंग कंडीशन कहा जाएगा। टेंशन भी नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन भी नहीं है और साइज भी नहीं चेंज हो रहा, तो मतलब आप सो रहे हो। ओके फाइन, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, इससे तो बहस नहीं है, इसका कोई दोस्त नहीं है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, ये मस्त अकेला मस्त मौला है ये, ठीक है नहीं। सारी प्रॉब्लम यहां क्रिएट करते हैं ये, राइट। अब ये इनके अलग अलग नाम, अलग अलग उसमें, लेकिन आमतौर से मीन्स आते नहीं है कभी, लेकिन मैंने समझा शायद आ जाए आगे कभी आपके उसमें, तो आपके पास जो है वो
एक चीज मौजूद होनी चाहिए आपके पास, ठीक है नहीं? अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, सार्कोमेयर चेंज नहीं होता, कुछ नहीं चेंज होता, बस प्रोडक्शन ऑफ टेंशन हो रही है उसमें, है नहीं? बाकी कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर, राइट। ये हैं हमारे थोड़े से प्रॉब्लमेटिक बट इंटरेस्टिंग। ये हैं दो। आपका जो मूवमेंट प्रोड्यूसिंग जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दो तरह के हैं आपके पास, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, राइट। टॉनिक मतलब राइट, टोन मतलब आप इसको यहां पे कहो, अभी यहां इस परिप्रेक्ष्य में इसको आप समझो मीन्स मूवमेंट में एनर्जी आ गई। हालांकि एनर्जी आइसोमेट्रिक में भी है, लेकिन आप इस परिप्रेक्ष्य में समझो कि साहब इसके अंदर एनर्जी आ गई, तो बच्चे के अंदर एनर्जी आ जाती तो वो करता क्या है, उसके अंदर एनर्जी और आप कहो उससे सो जाओ तो बड़ा घुन्ना के देखता है वो आपको, है नहीं, राइट। तो द सेम इज ट्रू विद दिस टर्म आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट हो रहा है, आइसोकाइनेटिक में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, दोनों में मूवमेंट हो रहा है। फिर ये दो टाइप के कैसे हैं? ये जो काइनेटिक है, ये काइनेटिक एक चेन से बंधा हुआ है किसी, वो आएंगे हम लोग, अब समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो मोटा मोटा कि काइनेटिक कोई चेन है, उस चेन में बंधा हुआ है बस ये, और उसी चेन में करेगा ये। आइसोटोनिक जो है वो किसी चेन में नहीं बंधा हुआ, वो अलग अलग अपने 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 हिसाब से, वो उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, उसकी अपनी ऑटोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी पे काम नहीं करता, उसकी अपनी ऑटोक्रेसी है और वो जो चाहता है वैसे कर रहा है, वो आप उसमें दखल नहीं दे सकते। मैंने आपसे बात करी थी ना कि आपका मीन्स मोर देन शायद 90%, 95% से ज़्यादा हमारे और आपके बॉडी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहने को हमारी है लेकिन हमारे कंट्रोल की नहीं है, राइट। और ये अच्छा ही है जो कंट्रोल की नहीं है, नहीं तो पता नहीं हमने क्या किया होता इसका। आप सोचो तो ज़रा, मतलब नहीं, बड़ी अजीब बात है ना। एक दिल है मगर हमने जो है वो कंट्रोल की बात है ना, तो एक दिल तो हमारे यहाँ पे जो हमें जिंदा रखे हुए, और एक दिल हाथ में लिए टहल ले कि तू ले ले भाई, तू ले ले भाई, तू ले ले, है नहीं। तो ये तो हमारा हाल तब है जब हम चाह रहे हैं। तो ओके फाइन, राइट। तो अभी हम लोग बात करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूसिंग जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक अपनी मर्जी का मालिक है और एक काइनेटिक चेन में बंधा हुआ है, ठीक है नहीं। जो काइनेटिक चेन में बंधा हुआ है उसको हम आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं, और जो अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन मूवमेंट करके दे रहा है आपको, उसको हम जो है वो आइसोटोनिक बोल रहे हैं। क्या रिपीट करना है? नहीं, जो रिपीट करना है वो बताओ। टॉनिक, अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि एक मूवमेंट तो आपके पास वो है जो चेन में बंधा हुआ है, चेन कॉन्ट्रैक्शन है ये, ठीक है नहीं, काइनेटिक चेन है एक, उसमें बंधा हुआ है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो खुला बिंदास छूटा हुआ है, वो अपनी मर्जी से चल रहा है, आप उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आप दखल अंदाजी करके आपने चेन में बांध दिया है उसको, राइट। तो ये जो है जो अपनी मर्जी से काम कर रहा है वो आइसोटोनिक है, लेकिन मूवमेंट प्रोड्यूस करके दे रहा है आपको, राइट। आइसोकाइनेटिक को चेन में बांधा है मगर फिर भी मूवमेंट करके दे रहा है आपको, ठीक है नहीं। तो जिस कॉन्ट्रैक्शन को आपने चेन में बांध दिया है, जिसको चेन में बांध दिया है वो क्या है? आइसोकाइनेटिक। जो खुला बिंदास छूटा हुआ है लेकिन मसल में प्रोडक्शन आपको जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस करके दे रहा है, आइसोटोनिक। सिंपल है, राइट। एक ऐसी भी है जो मींस अपनी मर्जी की मालिक नहीं है, वो
लेकिन प्रोडक्शन जो है आपको मींस मूवमेंट प्रोड्यूस करके नहीं दे रही, लेकिन मूवमेंट प्रोड्यूस करके नहीं दे रही, अपनी मर्जी की मालिक भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ टेंशन हो रहा है, वो आइसोमेट्रिक। ठीक है नहीं, यहां तक क्लियर है बात? आगे बढ़ें? ओके फाइन, राइट। इन दोनों में जो मूवमेंट होता है, दोनों में, आइसोटोनिक में भी और आइसोकाइनेटिक में भी जो मूवमेंट होता है वो हमेशा दो फेजेस में होता है, अप एंड डाउन। मूवमेंट होगा तो आपको दिखाई देना चाहिए ना वो मूवमेंट, है नहीं? आप दीवार को धक्का मार रहे हो तो कोई एक्शन होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक्शन तो हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर तो हो रही है, एटीपी तो हाइड्रोलाइज हो रही है, केमिकल रिएक्शंस तो सारे हो रहे हैं, ऑक्सीजन का कंजम्पशन रेट तो बढ़ गया है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। ऐसे बढ़ाते चलेंगे हम लोग, कहां तक ले जाएंगे यार, है ना? ओके, लेकिन इसमें काम होता हमको नजर आ रहा है। तो ये जो काम होता नजर आएगा, अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पे करेंगे, वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पे करेंगे, राइट? ये हमेशा जब भी मूवमेंट करेगा तो ये एक कंसंट्रिक उसमें करेगा, और दूसरा जब वो सीधा होगा तो इकसेंट्रिक पे होगा, छोटी ई और का, इकसेंट्रिक। कंसेंट्रिक, इक्सेंट्रिक। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई? आपका मूवमेंट प्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शन हमेशा दो फेजेस में काम करेगा, कंसेंट्रिक फेज में और एक्सेंट्रिक फेज में काम करेगा। कंसेंट्रिक में सर्कोमेयर्स छोटे होंगे, एक्सेंट्रिक में लंबे हो जाएंगे। ठीक है नहीं? या तो नॉर्मल उसमें पहुंच जाएंगे या लंबे होंगे, या तो नॉर्मल पे आएंगे या लंबे होंगे, लेकिन कंसेंट्रिक पे, राइट। इस कंसेंट्रिक टर्म की वजह से फिजिकल एजुकेशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कॉन्ट्रैक्शन इसको कहते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते, इसको कंसेंट्रिक बोलते हैं, इसको कंसेंट्रिक बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते। कॉन्ट्रैक्शन तो इसको भी बोलते हैं, isn't it? कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन तब भी कॉन्ट्रैक्शन तो है, राइट? कंसेंट्रिक में मैंने नीचे लिखा हुआ है 2 सेकेंड्स अप एंड 4 सेकेंड्स डाउन। ये वेट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है, तभी आपकी मसल्स ऑप्टिमम लेवल पर डेवलप होंगी। डेवलप तो वो ऐसे भी होंगी कि आप 1 से कम सेकंड में भी ले जाओ और ग्रेविटी से नीचे फेंक दो, तब भी होंगी, राइट? लेकिन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस की जो बात है, तो ऑप्टिमम डेवलपमेंट आपका ऐसे होगा, राइट? तो कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक फेज में होगा। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक होते क्या है। फेजेस तो यही रहेंगे, ठीक है नहीं? ओके, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए आपका ट्रेनिंग में? जब आपको वेट के अगेंस्ट पुश करना हो, एक्सर्ट करना हो, तो उस वक्त एक्सहेल करना है। एक्सर्ट करना है तो एक्सहेल करना है। EX और EX ये साथ में रहने चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्वाट्स लगा रहे हैं, वेट आपके पास है, आप नीचे बैठे, आपको एक्सर्ट करना है क्या? नहीं करना है एक्सर्ट, नहीं करना है एक्सर्ट, वो तो ग्रेविटी से वैसे भी चला जाएगा। ये तो आपके ऊपर है कि आप मीन्स थोड़ा रोक के जाना चाहते हो या धड़ाम से नीचे बैठना चाहते हो, राइट? हाँ, लेकिन जब ऊपर आओगे तो आपको एक्सर्ट करना पड़ेगा, तब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। अभी हाई नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर, तब आपको जोर लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए,
तो जहां पर आपको एक्सर्ट करना पड़े वहां पर आपको एक्सहेल करना है। अगर नहीं करेंगे और इंटरनल फिटनेस कमजोर होगी या वेट ज्यादा होगा तो या तो चक्कर आ जाएंगे, बेहोश होकर गिर जाएंगे, या नस फट जाएगी और मर जाएंगे। कई बार हो चुका है, आगे आएगा अभी वो, ठीक है ना, राइट। तो इन चक्करों में ना पड़िएगा, है ना। हाँ, ओके फाइन। आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन मैंने बोला था ना, चेन में बांधते हैं, चेन में बनता है, राइट। स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, मींस नेचुरली आपके पास कोई तरीका नहीं है आइसोकाइनेटिक को डेवलप करने का। इसको आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, अभी इसमें होता क्या है वो बाद में बात करेंगे, इतना लेयरिंग कर लीजिए अपने अंडरस्टैंडिंग में कि आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन को आप कभी भी अपनी मर्जी से, बिना किसी मशीन के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, आप आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ह्यूमंस के लिए आज की डेट तक पॉसिबल नहीं है। यह बात समझ में आ गई हमारे? ह्यूमंस के लिए नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी में पॉसिबल नहीं है कि हम आइसोकाइनेटिक टाइप का कॉन्ट्रैक्शन अपनी बॉडी में बिना किसी बाहरी मदद के कर सकें, नहीं कर सकते। अरे मैं अभी एक बात कह रहा हूं, इतनी तो लेयरिंग कर लो, ये हो गई ना, बस तो फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, राइट। तो ये स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है। यहां तक बात क्लियर है? बिना हेल्प के नहीं होगा, कोई मशीन चाहिए है, कुछ चाहिए है तब होगा। अच्छा, इसको हमने समझा भी ऐसे ही था, चेन में बांधोगे तो होगा, चेन में नहीं बांधोगे तो नहीं होगा। उसका मतलब ये भी हुआ ना, चेन में नहीं बांधोगे तो नहीं होगा। तो वही बात यहां पर भी हम लोग कह रहे हैं, अब टेक्निकली कह रहे हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल हेल्प ओनली। डन? ओके। अभी देखिए होता क्या है, हमारी जब भी मसल कंसेंट्रिक फेज में जाती है या एक्सेंट्रिक फेज में आती है, जब भी नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, अभी कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं है, इस वक्त की बात हो रही है जिस वक्त हम और आप अभी बैठे हुए हैं, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% ऐसे ही रहते हैं हम लोग, राइट। तो इसमें जैसा जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता जाता है वैसा वैसा प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन भी घटता और बढ़ता जाता है। आपको याद होगा हम लोगों ने पहले एक बार बात करी थी कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम रहता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम रहता है। इसका मतलब है कि अगर 70 पे होगा तो उससे कम होगा प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन, यानी कि अगर मैं यहाँ 100 किलो उठा पा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 80 किलो उठा पाऊंगा, और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, राइट। ऐसे ही जो है वो जब ये बैरियर टूट के 90 का टूट के इधर से कम हो जाएगा तो भी प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन कम होता चला जाएगा। यानी कि हर एंगल पे जो है वो प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन चेंज होता रहेगा। 10 केजी, 20 केजी, 40 केजी, 80 केजी मीन्स बढ़ता गया, फिर 80 के बाद फिर 40, फिर 20, फिर 30, ऐसा करके होता चला जाएगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसमें आपको कोई दखल अंदाजी नहीं है, खुला है, बिंदास, आइसोटोनिक, ठीक है नहीं, राइट। आइसोकाइनेटिक में हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब एनर्जी आपकी बहुत वेस्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका मैक्सिमम पोटेंशियल आपका उठाने का जो है वो 100 केजी है, लेकिन यहां से यहां तक आप उठा नहीं सकते 100 केजी, तो आपने 70 किलो लिया। यहां के बाद भी नहीं उठा सकते 100 केजी, तो भी आपने 70 किलो लिया, जबकि ओरिजिनल आपकी कैपेसिटी जो है वो 100 की है, लेकिन चूंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी है इसलिए आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, राइट। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने कहा कि क्यों ना एक ऐसी मशीन डेवलप की जाए, एक ऐसी मशीन डेवलप की जाए जो
अंदर ही अंदर कैलकुलेट करती रहे कि आपका प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन मैक्सिमम, अच्छा हो तो मैक्सिमम यहां भी रहा है, मैक्सिमम यहां भी रहा है, मैक्सिमम यहां भी रहा है, मैक्सिमम यहां भी हो रहा है, मैक्सिमम यहां भी हो रहा है, लेकिन वेट चेंज होता जा रहा है। तो क्यों ना हम एक ऐसी मशीन बनाएं जो हर प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन के लिहाज से वेट को ऑटोमेटिकली चेंज कर दे अंदर ही अंदर। अभी तो 100 किलो है, स्टेशनरी वेट है, अब ये 100 किलो तो नहीं चेंज हो सकता। अगर पार्टनर चेंज भी करेगा तो मुझे डिस्टरबेंस होगा, लाइन ऑफ पुल डिस्टर्ब होगी, फिक्सेटर काम नहीं करेंगे तो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, राइट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक ऐसी मशीन बनाओ कि जैसा जैसा प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन चेंज होता जाए उसके हिसाब से वेट जो है वो एडजस्ट होता रहे अंदर ही अंदर, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल पार्टनर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना आइसोकाइनेटिक, बिना एक्सटर्नल हेल्प के नहीं हो सकती। वो एक्सटर्नल हेल्प जो है वो आपकी एक्सटर्नल मशीन है, जिसमें स्पेशलाइज्ड आपको वो मशीन है, स्पेशलाइज्ड मशीन है, वो मशीन से ही आपका आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जहां पर हर एंगल पर आपकी मसल 100% अपने प्रोडक्शन ऑफ टेंशन के अनुसार काम कर रही है। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? ऐसी मशीन को मैं एक नाम ले रहा हूं, ऐसी और भी मिल जाएंगी, आप अगर नेट पे सर्च करोगे, साइबेक्स मशीन बोलते हैं। साइबेक्स लिख लो आप, CYBEX। साइबेक्स, इसको बोलते हैं साइबेक्स जिम। पूरा जिम होता है, जैसे मल्टी जिम होता है ना, ये मल्टी जिम तो बहुत सारी मशीन्स एक साथ होती हैं, उसको मल्टी जिम बोलते हैं। अभी वो साइबेक्स मशीन्स होती हैं, साइबेक्स जिम्स होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो रही है या इसको कल के लिए छोड़ दें, फिर टॉपिक को फिर से करेंगे? सही है, इंटरेस्टिंग है, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, है ना। तो आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन बिना एक्सटर्नल हेल्प के नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। इस कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपका जितना प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन हो रहा है उसी के अनुसार वेट आपके पास होना चाहिए, है नहीं भाई। प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन तो हुआ 20 किलो का और आपके हाथ में है 40 किलो, तो अब ये तो फेज बेकार हो गया ना आपका, राइट। अगर हम ऐसी मशीन को इजाद कर लें, बना लें, जो बन गई है, और उसको हम इस्तेमाल कर लें, तो हमारा सारा एंगल जितने भी हो रहे हैं 1 से लेकर के 90 तक और 90 से लेकर फिर 1 तक, जितने भी एंगल्स हैं वो 100% हमारे मसल फाइबर सब इस्तेमाल हो जाएंगे। वेट ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा बगैर आपको दिखे, बगैर, वो कंप्यूटराइज्ड मशीन्स होती हैं अपने आप। वो आपको सेंसर्स लगे हैं उसके हैंडल पे। फॉर एग्जांपल आप बेंच प्रेस के लिए गए, बेंच प्रेस पे वो उसकी मींस रॉड है, पूरे रॉड में सेंसर्स लगे हैं, आपने कहीं पे भी उसको पकड़ा हुआ है तो आपके प्रेशर को वो सेंस कर रहा है। भाई आपकी वेइंग मशीन क्या करती है? सेंस करती है ना वो, है नहीं, वो उसी प्रिंसिपल पे वो भी लगा हुआ है। अच्छा, अभी आप खड़े हो गए, अभी आपकी जो है वो 5 साल की छोटी बहन एक खड़ी हो गई उस पर, तो दोनों का वेट उसने अलग अलग सेंस किया ना। द सेम इज ट्रू विद द साइबेक्स जिम्स, कि वो हर एंगल को अलग अलग सेंस कर रहा है और अलग अलग वहां पे खुद ही अंदर वो वेट को मैनिपुलेट कर रहा है। मीन्स इस एंगल पे लाएगा तो 100 kg ले आएगा, इस एंगल पे लाएगा तो 80 kg ले आएगा, इस एंगल पे लाएगा तो शायद 60 पे ले आए, 50 पे ले आए, जितना भी उसको फील होगा उसके हिसाब से वो वेट लाता जाएगा और चेंज होता जाएगा। इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे 2 बड़े फायदे हो रहे हैं। एक तो आपके मसल फाइबर्स शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, सारे मसल फाइबर्स शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हिट हो रहे हैं। दूसरा, आप इंजरी से बच रहे हो। यहां से यहां तक की तो ताकत नहीं थी ना, लेकिन उस ताकत को भी आपको उठाना है। कोच साहब डंडा लिए खड़े हैं कि ऐसे ऐसे नहीं होना, वो ऐसे ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि उसको यहां से चाहिए ना हेल्प, इसलिए वो ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा, अगर आपको ऐसे करके करना है तो आपका ये वाला फेज खराब हो रहा है, ये वाला तो ठीक हो रहा है, ये वाला भी ठीक हो रहा है, लेकिन ये वाला खराब हो रहा है। साइबेक्स में जो है वो कुछ नहीं हो रहा, साइबेक्स में कोई फेज खराब नहीं हो रहा।
एक एंगल से लेकर के 90 एंगल तक, और 90 से लेकर फिर 1 तक, और फिर वापस। कोई फेज हमारा खराब नहीं हो रहा। जैसी हमारा प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन जितने लेवल का हो रहा है उतने ही लेवल का उसको वेट मिल रहा है, उससे ज्यादा का नहीं मिल रहा। ज्यादा का नहीं मिल रहा तो चोट लगने का भी चांस खत्म हो गया। अच्छा, कम टाइम में सारे मसल्स, फॉर एग्जांपल सारे मसल्स हिट हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, तो आपको उतने नंबर ऑफ सेट्स भी नहीं चाहिए। फ्री वेट्स मींस बारबेल्स एंड जंबल्स, और ये जिम्स, नॉन साइबेक्स जिम्स, इनके लिए आपको जो है वो एक एक मसल के लिए आपको जो है वो 12 से 15 सेट्स लगाने होते हैं। मीन 4-5 सेट बेंच प्रेस के, 3-4 पेक्टोरल आपके उसके फ्लाइज के, फिर उसके बाद आप इंक्लाइंड बेंच प्रेस या डिक्लाइंड बेंच प्रेस, डिपेंडिंग कि कौन सा पेक्टोरल का हिस्सा आपका कम ज़्यादा डेवलप करना है आपको, उसके लिहाज से तो आपको 12 से 15 सेट्स लगाने होते हैं। इजंट इट? लाइक साइबेक्स में हार्डली अगर कोई लगाता है तो 3 सेट लगाता है, और वो भी वो जो बहुत ही हाईली ट्रेंड होगा वो लगाएगा। क्यों? क्योंकि दम ही नहीं बचा। 100% फाइबर्स तो एक ही सेट में खत्म हो गए ना, एनर्जी। अच्छा, अब दूसरा सेट गाय का लगाओगे? अब दूसरा सेट लगाने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। अच्छा, आपने चलो दूसरे की भी लगा ली, अब तीसरे में खत्म। अब लगाने की कोशिश करोगे तो अब ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, अब चोट मार लोगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको कहां तो 12 से 15 सेट्स लगाने पड़ रहे थे नॉन साइबेक्स में, और कहां साइबेक्स में मैक्स आपको 3 लगाने पड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन जितने ट्रेंड होते हैं, अब भाई आप जैसे जितने भी हो, मेरे जैसे जितने भी हो, अब हमारा पेट नहीं भरता 12 से 15 के बगैर, है नहीं? जो हिमालयन माउंटेन पे जाते हैं, जो माउंटेनियरिंग करते हैं, जो हाई पीक्स पे जाते हैं, तो वो आपकी तरह दाल सब्जी रोटी खाते हैं ऊपर जाते पे? खाते? लगता है आपको खाते होंगे ऐसे? और इतना वेट लेके जाएंगे तो कनस्तर लेके जाने पड़ेंगे उन्हें अपने साथ, तो नहीं ले जाते। उनके पास खाना होता है उनका, है ना, वो मीन्स वो टूथपेस्ट वाले ट्यूब में, उसमें उनका खाना होता है। वो एक ट्यूब उनका 35-40 हज़ार का आता है। वही स्पेस के लोग भी खाते हैं, उसमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं। अच्छा, वो खाना यानी कि पर्याप्त है, और एक्स्ट्रा जो नेचर की जो वो है इंटेंसिटी है उसको भी पूरा कर रहा है, सारी आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सारा सब कुछ पूरा कर रहा है। लेकिन अगर उसको खिलाया जाए हमको और कहा जाए कि ये ऐसे ही खाते रहो बस, पेट में जब तक सहारा नहीं होता जब तक मज़ा भी तो नहीं आता। इजंट इट? ऐसा भी तो है ना। वो तो वहाँ खा रहे हैं, वो तो अपनी मजबूरी है उनकी, क्योंकि ले जा नहीं सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12 से 15, ये तो एक सेट हो गया पेक्टोरल्स का, अभी उसको शोल्डर्स भी करने हैं, फिर उसने ट्राइसेप्स भी मारनी है उसी में, तो उसका जो है ओवरऑल 25 सेट्स उसके हैं। अच्छा, 25 सेट्स के यहाँ पे हो गए 7 से 9 सेट्स। अगर हाईली ट्रेंड है तो 7 से 9 में उसका पेट नहीं भरता। वो हमारा वो है ना जैवलिन थ्रोअर, तो वो, हाँ, तो वो जीत लिया उसने, अच्छा किया बहुत। अब उसको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। अब वहाँ उसको साइबेक्स पे लगा दिया। अब वो साइबेक्स पे हो तो गया हताश, मतलब अब है ही नहीं, एनर्जी नहीं बची, लेकिन अब वो मन नहीं भरा, अब नींद नहीं आ रही उसको, 3-4 दिन परेशान, दिमाग खराब उसका कि यार ट्रेनिंग ही नहीं हो रही मेरी। अच्छा, मसल्स काम नहीं कर रही, हाथ नहीं उठ रहा सुबह को, भाई तो हो गया ना काम पूरा, लेकिन वो पेट नहीं, सहारा नहीं मिला। वो वाली बात हो रही थी उसके साथ। बड़ी मुश्किल से वहाँ उस कंडीशन में वो ट्रेन हो पाया साइबेक्स के लिए। राइट? आप कुछ कह रहे थे अहमद? सर, लेकिन साइबेक्स में ड्रॉबैक तो सर ये है कि जो आपने कहा था कि टेंडन्स और लिगामेंट्स को कम वेट पे ट्रेन किया जाए तो उनको उसको हो नहीं पाएगा। भाई देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, बात सही है आपकी बिल्कुल, है नहीं, लेकिन ये भी हम प्रिंसिपल एक और समझ लीजिए बहुत अच्छे से, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स दोनों ना हों। हमेशा रहेंगे, हर चीज में रहेंगे। ये तो आपको देखना होता है कि आपके रिलेशन में किस चीज में ज्यादा फायदा है, आप उस चीज को ले लेते हो, है नहीं? तो वो उसके अपने फायदे अपने नुकसान, इसके अपने फायदे अपने नुकसान। इसीलिए तो आज तक मल्टी जिम्स और नॉन साइबेक्स मशीन्स चल रही हैं।
इसी वजह से तो हम भारतीय ज़्यादा चालाक हैं, आज तक साइबेक्स पे काम नहीं किया हमने। आपके जिम्स में साइबेक्स नहीं मिलता ना, आया है यहाँ पे 12-13 साल पहले, लेकिन कितने लोग काम करेंगे? जब हमारा नीरज नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, है नहीं? राइट? तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं, इसके अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है ना, राइट? तो उसको हम लोग आइसोकाइनेटिक कहते हैं। ठीक, दूसरा वाला जो है वो अभी आप सेम वेलोसिटी, सेम वो यानी साइबेक्स जिम, एक्सरबॉटिक्स नाम की एक और मशीन, एक्सरबॉटिक्स नाम की एक और मशीन, ऐसे जिम्स ये भी आ गए। आप और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इसमें, राइट? आइसोकाइनेटिक अगर हमें समझ में आ गया है तो फिर आइसोटोनिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं। आइसोटोनिक तो वही है जिसमें हम लोग जान छिड़कते हैं, है नहीं? आइसोकाइनेटिक समझने की जरूरत थी हमको। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, आपकी किसी से डुक्कामारी हो गई, डुक्कामारी समझते हैं? अरे धें पिल गया, हाँ राइट। आइसोकाइनेटिक से लड़ोगे या आइसोटोनिक से लड़ोगे? आइसोटोनिक से लड़ोगे। ओके फाइन, लड़ाई आपकी होगी आइसोटोनिक पे होगी, आइसोकाइनेटिक पे नहीं होगी। जब तक आप आइसोकाइनेटिक का इंतजाम करोगे, जब तक वो नहीं, जब तक कंप्रोमाइज हो जाएगा जब तक कंप्रोमाइज हो जाएगा, है ना? ओके फाइन, ठीक है भाई। तो आइसोटोनिक को अब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आइसोकाइनेटिक हमें समझ में आ गया, तो उसमें जो है वो आइसोटोनिक हमारा तो नॉर्मल है। हर एंगल पे वेट चेंज होता है, प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको लोडिंग भी आपकी चेंज होती है। इसमें आपकी चेंज नहीं होती। ये स्पेशलाइज्ड एक फॉर्म है जिसमें होती है। ये 24 घंटे आइसोटोनिक होता रहता है। सारे काम दुनिया के आप आइसोटोनिक से ही करते हो, राइट? ठीक है ना बात? डुक्का मारी से लेकर के और दिल देने तक आइसोकाइनेटिक कहीं नहीं आता काम करना, इसलिए हम हिंदुस्तानी इस पर ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए हमको ध्यान देना होता है, हैं? बेनिफिशियल ज़्यादा ये है, हाँ वो ऐसा होता है ज़िंदगी के साथ, है नहीं? जो चीज़ नहीं मिलती वो सोना, और जो मिलती वो मिट्टी। ठीक है नहीं? थैंक यू वेरी मच। आ जाओ भाई, अटेंडेंस दे दो, अटेंडेंस।